फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपडेट के साथ आपके लिए फिर हाजिर हूँ। अपना चेंज ऑफ कंडीशंस के ऊपर एक नई सक्सेस आई है हमारी। आज ही उसका जवाब आया है एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। अब उसमें हुआ क्या है, हमने एप्लीकेशन की थी ऑन द 21st ऑफ अप्रैल और आज हम 8 जून को बैठे हैं और 8 जून तक हमें उसका डिसीजन भी आ गया और इसके अंदर उन्होंने कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मांगी। लास्ट वीक मैंने आपके साथ एक और सक्सेस डिस्कस की थी जहां पे एक और चेंज ऑफ कंडीशंस एप्लीकेशन कामयाब हुई थी। वो हमने एप्लीकेशन की थी 17 अप्रैल को और 5 जून को उसका जवाब आया। सो अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे कितना टाइम लगा रहे हैं तो रफली यू कैन सी कि 6-7 हफ्ते का टाइम लग रहा है जिसके अंदर वो ये एप्लीकेशंस कर रहे हैं, विच इज फैंटास्टिक। अब इसके अंदर हमारी पोजीशन क्या है और हम कहना क्या चाह रहे हैं। पोजीशन ये है, कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, खास तौर पे वो लोग जिनके साथ बच्चे हैं। उन लोगों को उनकी इनकम का जरिया बंद हो चुका है, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, या वो जॉब्स कर रहे थे, या उनकी जॉब्स चली गई हैं, या वो फरलोड हैं, जो भी उनकी सिचुएशंस है। आप जब उन सारी सिचुएशंस को देखते हुए अपनी चेंज ऑफ कंडीशंस की एप्लीकेशन डालते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जी, जब मुझे स्टेटस दिया गया था तो मुझे ये कहा गया था कि देयर इज नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। उस नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स को मैंने अभी तक पूरी पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया है, लेकिन इस ऑनगोइंग सिचुएशन की वजह से आई कैन नॉट कंटिन्यू और मुझे हेल्प की जरूरत है। अब ये चीज जब हम उनको बैंक स्टेटमेंट्स के साथ और अपनी आर्ग्यूमेंट्स के साथ पेश करते हैं, उसके ऊपर हम चेंज ऑफ कंडीशंस की रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां पे कहना चाहता हूं, मेरी अभी, अब मैं आपके साथ हर एप्लीकेशन शेयर कर रहा हूं, हमने जितनी एप्लीकेशंस की जितनी एप्लीकेशंस की उसमें से अभी तक 2 एप्लीकेशंस कामयाब हुई हैं और 2 के ही जवाब आए हैं अभी। सो हमारा अभी तक फी वेवर्स भी और चेंज ऑफ कंडीशंस एप्लीकेशंस भी जो कोविड-19 के बाद से करनी शुरू की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारे कामयाब चल रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इज, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको अभी चेंज ऑफ कंडीशंस मिल गया तो कल को आपकी एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन के बाद जो आपको स्टेटस मिलेगा उसमें भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नो, इसमें उन्होंने खास तौर पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कल को आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन कामयाब हो जाती है तो उसके अंदर आपको बताना होगा कि क्यों आपकी चेंज ऑफ कंडीशंस की जो अभी रीजंस थे वो बाद में भी चल रहे हैं और आपको नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स की कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कल को ये हो तो आपको उनको एप्लीकेशन में बताना पड़ेगा। सो इसको ये मत समझिएगा कि जी आपने अभी अगर चेंज ऑफ कंडीशंस कर लिया तो वो आगे तक, जब तक आपको इंडेफिनिट लीव नहीं मिलती, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ऑटोमेटिक चीज कोई नहीं चलनी उसके अंदर। और प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर कोई आप लोग मुझे अभी फोन कर रहे हैं, क्योंकि साथ ही मेरे फोन बजने शुरू हो गए, मेरे ये मैं कॉल्स नहीं ले रहा है सेशन के अंदर, इसके अंदर मैं सिर्फ आपके साथ ये अपडेट्स बता रहा हूं, कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं। सो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये सेशन में कर रहा हूं। सो एक तो चीज है चेंज ऑफ कंडीशंस की जो हमने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी जो सिचुएशन इस वक्त है हो सकता है कल को ना हो। सो आपकी जब आगे एक्सटेंशन आती है, अभी जिनकी क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूं 2 साल अभी रहते हैं उनकी एक्सटेंशन में, अब 2 साल वो बेनिफिट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2 साल के बाद जब वो अप्लाई करेंगे दोबारा एक्सटेंशन के लिए तो उसमें उनको अपनी कंडीशंस बतानी होंगी कि क्यों उस वक्त भी उनके ऊपर नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स की कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं उसको, अगर वो समझते हैं कि नहीं, वो कल को उनका जॉब शुरू हो गया, उनकी इनकम आनी शुरू हो गई, तो वो वापस जा सकते हैं। एक और सवाल जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और डरते हैं इस चीज के ऊपर, वो ये कि अगर हमने अप्लाई किया चेंज ऑफ कंडीशंस के लिए तो क्या कल को ये हमारी एक्सटेंशन एप्लीकेशन के ऊपर कोई असरअंदाज होगा? हरगिज नहीं। आप परमिशन मांग रहे हैं और क्योंकि आपको परमिशन मिल रही है तो कल को अगर आप बेनिफिट्स ले रहे हैं उस परमिशन के मिलने के बाद तो उसमें आपकी एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो नो नीड टू वरी अबाउट द फ्यूचर। ये तो एक चीज होगी। इसके साथ एक छोटी सी बात और कहता चलूं, मैंने अभी मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जो कि प्री सबमिशन प्लान का कॉन्सेप्ट था। उस प्री सबमिशन प्लान में मैंने कहा था कि आपकी एप्लीकेशन में अभी 6 महीने पड़े हैं, साल पड़ा है, 8 महीने पड़े हैं, तो आप पहले से अपना केस हमें देके और सारी इंस्ट्रक्शंस, आपके जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें आपको तैयार करनी है, क्या चीजें आपके पास मौजूद हैं, किस चीज की कमी है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब कुछ अगर आपको अभी से पता चल जाता है और आपकी पेमेंट प्लान भी बन जाता है जिसमें आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करने से पहले या एप्लीकेशन करने से पहले आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे, पेमेंट्स इंक्लूडेड, उससे बेहतर क्या चीज है। सो ये मैंने जब अनाउंस किया था, आई ऑनेस्टली डिड नॉट नो कि इसका ऐसा रिएक्शन आएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी क्वेरीज उठी हैं इसके ऊपर और बहुत सारे लोगों ने फौरी तौर पे ये चीजें करनी शुरू की हैं, खास तौर पे अपील्स में और खास तौर पे
जो आपकी एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर ये चीज़ आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अक्सर लोगों की जो सबसे बड़ी शिकायत होती है, और शायद इन द पास्ट हमारे साथ भी वो शिकायत रही हो या और वकीलों के साथ शिकायत रहती है कि जी आखिर में जाके बताते हैं क्या चाहिए, या आखिर में जाके बताते हैं कि ये होना चाहिए जो हमारे पास नहीं था, जिसकी वजह से हमें बड़ी टेंशन हुई। सो अब ऐसी कोई बात नहीं है। आपके साथ अब मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, एक साहब ने अपना केस आज सुबह हमें दिया है। उनकी एक्सटेंशन 2021 में आई थिंक मार्च में या अप्रैल में ड्यू है। सो पूरा तकरीबन अभी पूरा साल पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं चाहता हूं कि मुझे कल को जाके कोई इश्यू ना हो। उनके साथ पेमेंट प्लान भी बना दिया। सो अब वो आराम से अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं, करते रहेंगे, और एप्लीकेशन करने से पहले उनकी पेमेंट्स कंप्लीट हो चुकी होंगी। सेकेंडली, उनको सब कुछ बता दिया गया है कि जी आपकी कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, आपके जो कंडीशंस क्या हैं, लॉ क्या कहता है इसके अंदर। सो वो सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी पता है। सो इन द सेंस के वो अब हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने कोई सवाल पूछना हो थ्रू आउट दिस प्रोसेस, जो अभी 10 महीने का टाइम रहता है, तो वो हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। ये भी एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। थर्ड थिंग, मैंने कहा था कि मैं केस स्टडीज करूंगा। आज मैं एक बहुत शॉर्ट केस स्टडी कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मेरी 2-3 कंसल्टेशन अभी भी रहती हैं जो आज मैंने करनी है। सो इसलिए अभी एक शॉर्ट कंसल्टेशन कर रहा हूँ, अब ये केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ। केस स्टडी आज मैंने चूज की है अबाउट अ नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन। वो भी इसलिए कि आज सुबह एक क्वेरी आई थी जो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल रहेगा। सिचुएशन क्या है कि एक साहब ने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से उनकी क्रिमिनल कन्विक्शन हो गई। अब वो क्रिमिनल कन्विक्शन कोई भी ऐसी नहीं थी, माइनर ऑफेंसेस, कोई भी ऐसी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं थी जहां पे उनको कस्टोडियल सेंटेंस मिला हो। कस्टोडियल सेंटेंस का मतलब ये कि उनको कस्टडी में यानी जेल में डाला गया हो। ऐसा कोई भी उनका ऑफेंस नहीं था। उनकी कन्विक्शंस साथ साथ चली, बहुत क्लोज टुगेदर, और अब उनको फिक्र ये है कि जी अगर मैं नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या मुझे रिफ्यूज कर दिया जाएगा गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट पे। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पे क्या है कि इनकी कन्विक्शंस को 9 साल गुजर चुके हैं। 9 साल का मतलब ये है कि अगर आप उसको देखेंगे जी ये कन्विक्शन स्पेंट हो चुकी है कि नहीं, तो वो चीज अब किसी काबिल नहीं, या उसको देखना जरूरी नहीं। रिहेबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर्स एक्ट, रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1974, ये वो वाली एक्ट है जो इस चीज को डील करता है कि आपकी कन्विक्शन स्पेंट कब होती है, यानी उसका असर कब खत्म होता है। लेकिन इमिग्रेशन मैटर्स में इट वर्क्स डिफरेंटली। सो आपको ये चीज समझनी है। अब इस केस के अंदर क्या है, जो जब आप कन्विक्शन को देखें कि जहां पे नॉन कस्टोडियल है, आपको फाइन हो गया या आपको पेनल्टी पॉइंट्स लग गए या आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया किसी चीज से क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, दैट काउंट्स एज अ क्रिमिनल कन्विक्शन। लेकिन अगर आपको जेल की सजा नहीं दी गई, या सजा जो आपको दी गई वो कस्टोडियल सेंटेंस नहीं है, तो फिर ये 3 साल तक इफेक्टिव रहता है, उसके बाद ये इफेक्टिव नहीं रहता। सो नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन जहां पे आपका नॉन कस्टोडियल ऑफेंस है विच इज ओवर 3 years ओल्ड विल नॉट अफेक्ट योर गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। ये इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज ये भी बहुत सवाल उठता है बहुत सारे कमेंट्स के अंदर, और ईमेल्स में लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी मेरी ये हिस्ट्री रही हुई है तो उसके अंदर ये सिचुएशन है, उसमें क्या बनता है। उसी तरह से अगर आपकी कन्विक्शन 4 साल से ज्यादा आपको कस्टोडियल सेंटेंस हुआ, दैट विल नेवर बी स्पेंट। सो वो आपकी गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट कभी भी फुलफिल नहीं होगी। और उस तरह से बाकी आप अगर कंडीशन को देखेंगे, 12 महीने से कम है कस्टोडियल सेंटेंस तो क्या होता है, 12 महीने होता है तो क्या होता है, 12 से 4 साल के दरमियान है तो वो क्या होता है। ऑब्वियसली केस टू केस जैसे सिचुएशन आती है उसको फिर उस तरह से डिस्कस किया जाता है, और मैं आपको उसके मुताबिक बता सकता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपके कुछ सवाल हो, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था, और मैंने अब ईमेल्स के ऊपर काफ़ी ये चीज़ शुरू कर दी है, जो केस स्टडीज़ के बारे में बात है, मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली केस स्टडीज़ आपके साथ करता रहूँ और डिस्कस करता रहूँ, जिसका सबको फ़ायदा होता है। सो अगर आप कुछ अपना क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो आप ज़रूर भेज सकते हैं। अगर आप मेरे साथ लाइव डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। आई डोंट नो स्प्लिट स्क्रीन कैसे होगा, लेकिन वी कैन डू दैट एज वेल। और अगर आप सिर्फ ईमेल पे भेज के चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आपका केस डिस्कस करूँ, आपकी ऑब्वियसली डिटेल्स दिए बगैर, आई विल डू दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बहुत शुक्रिया, एंड सी यू सून इंशाल्लाह।